हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। अब तक हमने क्या कर लिया? अब तक हमने मेल गैमेट्स बना लिए यानी स्पर्म बना लिया, हमने फीमेल गैमेट्स भी बना लिए यानी ओवम बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? स्पर्म के साथ ओवम का फ्यूजन करेंगे यानी फर्टिलाइजेशन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिए फर्टिलाइजेशन। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर करने। क्या करना है? सबसे पहले कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर करने हैं। फर्टिलाइजेशन, राइट? फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? राइट, किसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं? इन वन हैंड हम लोग ये कह सकते हैं फ्यूजन बिटवीन स्पर्म एंड ओवम। फ्यूजन बिटवीन स्पर्म एंड ओवम, इसे हम लोग कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन, राइट? लेकिन अगर हम लोग बहुत डीप में जाएंगे, क्या सिर्फ स्पर्म के साथ ओवम का फ्यूजन को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं? आंसर इज नो। हम लोग क्या कह सकते हैं कि फ्यूजन बिटवीन हैप्लॉइड nucleus of sperm and haploid nucleus of ovum is called fertilization. Fusion between the haploid nucleus of sperm and the haploid nucleus of ovum is called fertilization. अब कहोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों सेम ही तो है। फ्यूजन बिटवीन स्पर्म एंड ओवम एंड फ्यूजन बिटवीन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ ओवम एक ही चीज है। एक ही चीज नहीं है। ये एक चीज क्यों नहीं है ये हमें आगे जाके पता चलेगा, राइट? ये दोनों एक चीज क्यों नहीं है ये आगे जाके पता चलेगा, और इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो भी हमें आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, चलो एक और चीज है कि ये जो फर्टिलाइजेशन है ये क्या है? इट्स नथिंग बट अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, राइट? क्या है? इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। अब ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब है ये एक फिजिकल प्रोसेस भी है। क्या है? ये एक फिजिकल प्रोसेस भी है। क्यों ये फिजिकल प्रोसेस है? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि देखो इंसेमिनेशन में क्या हुआ? फिजिकली स्पर्म आया फीमेल जेनिटेलिया के अंदर, फिर उसके बाद क्या कर रहा है? स्पर्म स्विम करके जा रहा है। तो ये क्या है? ये सारे के सारे जो है फिजिकल प्रोसेस है। एट द सेम टाइम क्या हो रहा है? ओवम भी आ रहा है वहां से थ्रू स्लेयरी मूवमेंट, राइट? तो वो भी क्या है? एक फिजिकल मूवमेंट है। एज वेल एज इट इज अ केमिकल प्रोसेस। केमिकल क्यों भाई? ये केमिकल प्रोसेस क्यों है? बिकॉज इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होंगे, इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं जो हमें आगे जाके पता चलेगा। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक्स चीज थी, और इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमें आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट फर्टिलाइजेशन, राइट? ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ड्यूरिंग क्वेटस की या इंसेमिनेशन की, ड्यूरिंग क्वेटस और कॉपुलेशन में क्या होता है? क्वेटस या कॉपुलेशन में क्या होता है? सबसे पहली जो चीज होती है वो क्या होती है? रिलीज ऑफ स्पर्म इन वजाइना। वजाइना में क्या होता है? स्पर्म का रिलीज होता है। फिर वहां से स्पर्म कहाँ जाता है? वहां से स्पर्म जाता है सर्विक्स के अंदर, फिर सर्विक्स से जाएगा यूटेरस में,
यूटेरस से कहाँ जाएगा, यूटेरस से जाएगा इस्थमस में, इस्थमस में, और वहां से कहा जाएगा, वहां से जाएगा हमारे कहाँ पे बताओ, इस्थमस के बाद कहाँ जाएगा, इस्थमस के बाद जाएगा एम्प्यूला में, एम्प्यूला। ये कौन जाएगा, ये जाएगा स्पर्म। मैंने क्या कहा था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एम्पुलरी इस्थमेटिक जंक्शन में होगा, मोर एक्यूरेट। एंड अगर ऑप्शन में आपका सिर्फ और सिर्फ एम्पुला दिया गया है तो भी आप उसे टिक कर सकते हो, बिकॉज आपके एनसीईआरटी ने एम्पुला माना है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में एम्पुलरी इस्थमेटिक जंक्शन है तो उसको ही टिक करिएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन पहुंच गया, स्पर्म पहुंच गया। ऑन दी अदर हैंड ओवरी से क्या निकला, ओवरी से निकला सेकेंडरी oocyte। फिर वो ओवरी से कहाँ जाएगा इनफंडिबुलम में, इनफंडिब्यूलम में, और इनफंडिब्यूलम से कहाँ जाएगा, एम्प्यूला में। कौन जाएगा, सेकेंडरी oocyte। दिस इज सेकेंडरी oocyte, जोना लेयर, एंड दिस इज कोरोना लेयर। ये कौन है, ये है हमारा सेकेंडरी oocyte। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर फर्टिलाइजेशन होना है, अगर प्रेगनेंसी अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा, ओवम को यानी सेकेंडरी oocyte को और स्पर्म को साइमल्टेनियसली पहुंचना पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट एक साथ पहुंचना पड़ेगा एम्प्यूला में। नहीं तो क्या होगा, मान लो सेकेंडरी oocyte आ गया, स्पर्म नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। स्पर्म आ गया लेकिन सेकेंडरी oocyte नहीं आया तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसी वजह से ये जो मूवमेंट है ना, ओवरी से जो सेकेंडरी oocyte आएगा और यहाँ से जो स्पर्म आ रहा है, दोनों का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, साइमल्टेनियस होना चाहिए, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हर एक कॉपुलेशन या इंसेमिनेशन में फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं है कि इंसेमिनेशन हुआ है या कॉपुलेशन हुआ है इसका मतलब फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी होगा ही। दोनों अगर साइमल्टेनियसली एम्प्यूला में पहुंच रहे हैं तो ही फर्टिलाइजेशन हो सकता है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार देके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टार देके क्या लिखेंगे, द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, द मूवमेंट ऑफ स्पर्म मतलब वजाइना से लेके एम्प्यूला तक, द मूवमेंट ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ओवम का कहा, ओवम नहीं लिखेंगे, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte should be simultaneous, should be simultaneous। That is why not all copulation or coitus, कुछ भी लिख सकते हो आप, that is why not all copulation or coitus leads to fertilization and pregnancy। तो क्या होना चाहिए, अगर फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी को अंजाम देना है तो जो मूवमेंट होगा स्पर्म का और सेकेंडरी oocyte का वो क्या होना चाहिए, वो साइमल्टेनियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइमल्टेनियस होना चाहिए, एक साथ। अगर साइमल्टेनियस नहीं हुआ तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी नहीं होगा। इसी वजह से कहा जाता है दैट इज व्हाई नॉट ऑल कॉप्यूलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। ये आपका असर्शन रीजन भी पूछ सकता है। यहाँ पे असर्शन में क्या दे दिया जाएगा कि नॉट ऑल कॉप्यूलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, और रीजन में क्या दे दिया जाएगा, द मूवमेंट ऑफ स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte शुड बी साइमल्टेनियस, राइट। तो ये असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन का एक्सप्लेनेशन जो है वो भी करेक्ट है, राइट। तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे कि नॉट ऑल कॉप्यूलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन बिकॉज
द मूवमेंट ऑफ स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte शुड बी साइमल्टेनियस। तो ये एक आपका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन बन सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब देखो स्पर्म जो है वो वजाइना के अंदर तो आ गया, बहुत बढ़िया, वजाइना से सर्विक्स में आ गया, सर्विक्स से यूटेरस में, यूटेरस से पहुंच जाएगा कहाँ, एम्प्यूला में, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या ये स्पर्म अभी फर्टिलाइजेशन करने के लिए तैयार है, राइट? मतलब क्या ये स्पर्म जो है, जो स्पर्म आया वजाइना में, जो रिलीज हुआ, क्या ये स्पर्म ओवम को या सेकेंडरी oocyte को जाके फर्टिलाइज कर सकता है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। ये स्पर्म जो आया ना, ये इनएक्टिव स्टेट में है, इसे क्या करना पड़ेगा, इसे एक्टिव करना पड़ेगा। और इसी एक्टिवेशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसी एक्टिवेशन को प्रोसेस को कहा जाता है कैपेसिटेशन। क्या कहा जाता है, कैपेसिटेशन। तो क्या हेडिंग डालेंगे, कैपेसिटेशन, हेडिंग डाल दीजिए कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन, राइट? व्हाट इज कैपेसिटेशन? सबसे पहला क्या हो जाएगा, व्हाट इज कैपेसिटेशन? इट इज एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। ये कहाँ होगा, ये होगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। कहाँ होगा, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। ठीक है, ये सर्विक्स में हो सकता है, हालांकि सर्विक्स में होता नहीं है, ये होगा यूटेरस में और ओविडक्ट में, राइट? मतलब जैसे ही स्पर्म रिलीज हुआ वजाइना में, जैसे ही उसने मूव करना स्टार्ट किया वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूटेरस, यूटेरस से ओविडक्ट में, उसका कैपेसिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कैपेसिटेशन में होता क्या है, तो हमने क्या पढ़ा था कि स्पर्म का जो हेड होता है या स्पर्म का जो पूरा बॉडी होता है वो किससे कवर्ड रहता है, वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, राइट? और उसके इनसाइड में क्या होता है, उसके इनसाइड में होता है एक्रोसोम। ये क्या होता है, ये है एक्रोसोम। और एक्रोसोम के पीछे क्या होता है, एक्रोसोम के पीछे होता है न्यूक्लियस, राइट? क्या होता है एक्रोसोम के पीछे, न्यूक्लियस। ये क्या है, ये भाई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है कोलेस्टेरॉल। क्या होता है, कोलेस्टेरॉल। ड्यूरिंग दिस कैपेसिटेशन प्रोसेस क्या किया जाता है, इसी कोलेस्टेरॉल को क्या किया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है, राइट? इसमें क्या होता है, डिसॉल्व, dissolved the cholesterol of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कोलेस्टेरॉल उसे क्या किया जाता है, उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। इसके अंदर जो कोलेस्टेरॉल था उसको क्या किया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। अगर कोलेस्टेरॉल डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, एंड लूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने क्या कहा था, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि नेचर में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होता है, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होता है। ये जो कोलेस्टेरॉल को हटाया गया, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटर लेयर था उसको जो हटाया गया, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो लूज कर दिया गया, ये क्यों किया गया, बस ऐसे ही? द आंसर इज नो। क्यों किया गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनर लेयर है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनर लेयर है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, राइट? कैसे होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो है ये क्या था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर है एक्रोसोम और इसके अंदर है न्यूक्लियस, राइट? इसके अंदर है न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर्स, ऐसे ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे। ये जो हेड है, ये जो हेड पोर्शन है, इसमें बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, दिस आर नथिंग बट द रिसेप्टर्स,
these are nothing but the receptors. अब तक ये रिसेप्टर्स कहाँ थे? अब तक ये रिसेप्टर्स कोलेस्टेरॉल के नीचे छुपा हुआ था। जैसे ही कोलेस्टेरॉल को हटाया गया, क्या हुआ? ये रिसेप्टर्स जो है ये विजिबल हो गए या बाहर आ चुके हैं, राइट? अगर ये रिसेप्टर्स को बाहर लाया गया है, इसका मतलब इस रिसेप्टर का कुछ काम होगा, राइट? तो ये रिसेप्टर क्या करता है? रिसेप्टर्स डिटेक्ट the chemical fertilizing release from secondary oocyte. ये रिसेप्टर क्या करता है? सेकेंडरी oocyte से एक केमिकल निकलता है फर्टिलाइजिंग, राइट? देखो स्पर्म कहाँ है? स्पर्म अभी है यूटेरस में, राइट? तो यूटेरस में उसका कैपेसिटेशन हुआ, तो स्पर्म को पता कैसे चलेगा कि सेकेंडरी oocyte कौन से वाले फैलोपियन ट्यूब में है? इस वाले में है या इस वाले में है? कैसे पता चलेगा? कोई सिग्नल भेजना पड़ेगा सेकेंडरी oocyte को। तो सेकेंडरी oocyte क्या करता है? एक केमिकल निकलता है सेकेंडरी oocyte से जिसको बोला जाता है फर्टिलाइजिंग, राइट? और इसी केमिकल को डिटेक्ट कौन करता है? इसी केमिकल को डिटेक्ट करते हैं ये रिसेप्टर्स। हालांकि सिर्फ केमिकल को डिटेक्ट करना इसका काम नहीं है, इनका और भी बहुत सारे काम है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इनका काम क्या है कि ये जो फर्टिलाइजेशन केमिकल निकला सेकेंडरी oocyte से, उसको डिटेक्ट करना, ताकि उनको पता चले कि हमें जाना कहाँ है, स्पर्म को कहाँ ले जाना है। वो कौन डिसाइड करता है? वो ये रिसेप्टर्स डिसाइड करते हैं कि इस वाले फैलोपियन ट्यूब में ले जाना है या इस वाले में ले जाना है। और जिन स्पर्म का ये रिसेप्टर्स वेल विजिबल नहीं होता है, उतना ज्यादा अच्छे से बाहर नहीं आता है, वो क्या करता है? वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है? वो गलत वाले फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं, राइट? समझो एक चीज कि मान लो ये जो यूट्रस था ना, तो यहाँ एक फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ एक फैलोपियन ट्यूब है। अब मान लो जो स्पर्म है वो यहाँ है, बहुत सारे स्पर्म। अब जिनका रिसेप्टर्स अच्छे से बाहर निकल आया, मतलब जिनका कोलेस्ट्रॉल अच्छे से, मतलब जिनका कैपेसिटेशन बहुत अच्छे से हुआ है, वो क्या करेंगे? वो ऑब्वियसली बात है, उनको पता है कि सेकेंडरी oocyte यहाँ है, तो यहाँ मूव कर जाएंगे। लेकिन जिसका कैपेसिटेशन अच्छा नहीं हुआ है, वो क्या करेंगे? वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे फर्टिलाइजेशन केमिकल को, और वो क्या करेंगे? वो गलत वाले फैलोपियन ट्यूब में चले जाएंगे, राइट? तो इसी वजह से कैपेसिटेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट? और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है इसके, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि स्पर्म को सही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाना, राइट? तो ये क्या करता है? ये रिसेप्टर्स डिटेक्ट द केमिकल फर्टिलाइजेशन रिलीज फ्रॉम द सेकेंडरी oocyte। क्या यहाँ हमारा कैपेसिटेशन खत्म होता है? द आंसर इज नो। इसमें और भी बहुत सारी चीज होती है। कैसी कैसी चीज होती है? स्पर्म के अंदर क्या होता है? स्पर्म के अंदर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, राइट? एट द सेम टाइम फीमेल बॉडी में भी होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, the uterine wall gets contracted which gives a push to sperm to the upper side, क्या होता है? फीमेल बॉडी में होता है क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन, और थोड़ा बहुत स्पर्म में भी होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन यूटेराइन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। कैसे? ऐसे ऊपर की तरफ,
ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और अगर प्रोस्टा मतलब एंडोमेट्रियम लेयर या यूटेराइन वॉल अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, स्पर्म को एक ऊपर की तरह धक्का मिलेगा, राइट, ऊपर की तरफ एक धक्का मिलेगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन द यूटेराइन वॉल गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड व्हिच गिव्स अ पुश टू द स्पर्म टू द अपर साइड। प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से क्या हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हो रहा है, यूटेराइन वॉल में। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, स्पर्म को ऊपर की तरफ एक धक्का मिल रहा है, राइट। स्पर्म को क्या मिल रहा है, ऊपर की तरफ एक धक्का, एक पुश मिल रहा है, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना जो फर्टिलाइजेशन साइट है वहां पहुंच सके। क्लियर है। दूसरा क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि स्पर्म के अंदर क्या होता है, कैल्शियम आयन होता है। जो कैल्शियम आयन किस में हेल्प करता है, व्हिप्लैश मूवमेंट में हेल्प करता है। लेकिन वो कैल्शियम आयन काफी नहीं होता है, उतना कैल्शियम आयन काफी नहीं होता है, बिकॉज स्पर्म को बहुत फास्ट पहुंचना है। क्योंकि अगर ज्यादा टाइम अगर उसने बिता दिया वजाइना में या सर्विक्स में या यूटेरस में, उतना ही उसका डिजेनरेट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उसे क्या करना है, जल्दी से जल्दी भागना है, किसकी तरफ, सेकेंडरी oocyte की तरफ। जितना जल्दी वो भाग सकेगा उतना ही प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी फर्टिलाइजेशन की। अगर वो तेज नहीं दौड़ पाया तो क्या होगा, वो यूटेरस में ही उसका डेथ हो जाएगा, वो डिजेनरेट कर जाएगा, राइट। तो उसे क्या करना है, जल्दी से जल्दी भागना है। और उतना जल्दी भागने के लिए जितना कैल्शियम चाहिए उतना उसके पास नहीं है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे स्पर्म के अंदर कैल्शियम की एंट्री होती है, राइट। कैल्शियम आयन एंटर्स inside the sperm causing rapid whiplash movement, causing rapid whiplash movement to tail part। कैल्शियम आयन क्या होगा, यहां पे कैल्शियम आयन का एंट्री होगा और इसी वजह से क्या होगा, रैपिड व्हिप्लैश मूवमेंट। क्या अब तक कैल्शियम आयन नहीं था स्पर्म के अंदर, था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ व्हिप्लैश मूवमेंट करवा रहा था, रैपिड नहीं करवा रहा था। रैपिड करने के लिए और एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से मिलेगा, वो एनर्जी मिलेगा इसी कैल्शियम आयन से। और ये कैल्शियम आयन का बहुत बड़ा एक रोल है हमारे फर्टिलाइजेशन में। जो जैसे जैसे हम लोग फर्टिलाइजेशन को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमको पता चलता जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो क्या हुआ, कैल्शियम आयन एंटर्स इनसाइड द स्पर्म कॉजिंग रैपिड व्हिप्लैश मूवमेंट टू द टेल पार्ट। टेल पार्ट में क्या होगा, रैपिड व्हिप्लैश मूवमेंट होगा। क्या यहां हमारा कैपेसिटेशन खत्म होता है, द आंसर इज यस। कैपेसिटेशन में इतना ही चीज होती है, इससे ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होता है, राइट। एक एडिशनल चीज मुझे आपको पढ़ाना था, वो यही लिखा देता हूं मैं। ये जो हमने पढ़ा कि ये जो रिसेप्टर है कहाँ पे है, स्पर्म के हेड में। ये रिसेप्टर क्या करता है, केमिकल को डिटेक्ट करता है, पहुंचता है कहाँ, सेकेंडरी oocyte में। और सेकेंडरी oocyte में जाके क्या होता है, एडिशन होता है उसका। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एग्लूटिनेशन। क्या कहा जाता है, एग्लूटिनेशन, राइट। तो क्या लिखेंगे, द एडिशन ऑफ स्पर्म, द एडिशन of sperm on the ovum through chemical detection process is called agglutination. Agglutination, राइट। क्या कहा जाता है, एग्लूटिनेशन कहा जाता है, राइट। इस प्रोसेस को द एडिशन ऑफ स्पर्म
ऑन द ओवम थ्रू केमिकल डिटेक्शन प्रोसेस, मतलब ये जो रिसेप्टर ने क्या किया, केमिकल को डिटेक्ट किया, फर्टिलाइजिन को, और उसके बाद कहाँ पहुंचा, उसके बाद पहुंच गया सेकेंडरी oocyte या ओवम के पास, सेकेंडरी oocyte के पास मोर प्रिसाइसली, और उस आसपास जाके एडिशन हो गया उसका, मतलब आसपास जाके जमा होंगे। मतलब ये मान लो सेकेंडरी oocyte है, इसी सेकेंडरी oocyte के पास देखो कितने सारे स्पर्म आ गए, राइट, ये सारे स्पर्म आ गए सेकेंडरी oocyte के पास, ये सेकेंडरी oocyte है, और इसके आसपास कितने सारे स्पर्म्स आ गए, तो एडिशन हो गया। किसकी वजह से हुआ, थ्रू केमिकल डिटेक्शन, ये जो केमिकल रिलीज किया सेकेंडरी oocyte ने उसको डिटेक्ट करके वो यहां तक पहुंचा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एग्लूटिनेशन। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को कहा जाता है एग्लूटिनेशन। दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटेशन प्रोसेस, जहां पे स्पर्म का एक्टिवेशन हुआ, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में हुआ, कोलेस्टेरॉल को डिसॉल्व कर दिया गया ताकि जो रिसेप्टर्स है वो बाहर आ जाए। वो रिसेप्टर्स ने क्या किया, जो सेकेंडरी oocyte से एक केमिकल निकला फर्टिलाइजिन, उसको डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करके कहां पहुंच गया, ओवम के पास, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एग्लूटिनेशन, राइट। उसके साथ साथ क्या हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन ने क्या किया, यूटेराइन वॉल में कॉन्ट्रैक्ट किया, इसकी वजह से स्पर्म को क्या हुआ, एक ऊपर की तरफ पुश मिला, राइट। और क्या हुआ कि स्पर्म के अंदर जो कैल्शियम आयन था वो सफिशिएंट नहीं था रैपिड मूवमेंट करवाने के लिए, तो क्या हुआ, बाहर से कैल्शियम आयन आया और स्पर्म के अंदर एंटर हुआ, इसी वजह से क्या हुआ, एक रैपिड विप्लैश मूवमेंट मिला स्पर्म के टेल को, और जितना रैपिड वो मूव करेगा उतना ही प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी फर्टिलाइजेशन करने की, अदरवाइज उसका डेथ हो सकता है या वो डिजेनरेट हो सकता है। क्लियर है यहां तक? दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटेशन। दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटेशन। अब स्पर्म कहां पहुंच गया, अब स्पर्म पहुंच गया सेकेंडरी oocyte के पास। कहां पहुंच गया, सेकेंडरी oocyte के पास। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, अब कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एक्रोसोम। तो लिखेंगे एक्रोसोमल रिएक्शंस, एक्रोसोमल रिएक्शंस। एक्रोसोम में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। सबसे पहला जो केमिकल है उसका नाम क्या है, सबसे पहला केमिकल का नाम है हायालुरोनिडेज। क्या नाम है, हायालुरोनिडेज। हायालुरोनिडेज ये क्या करता है, ये हायालुरोनिक एसिड को तोड़ता है, ब्रेक हायालुरोनिक एसिड, ब्रेक हायालुरोनिक एसिड। ये क्या करता है, हायालुरोनिक एसिड को तोड़ता है। अब कहोगे सर कि हायालुरोनिक एसिड कहाँ आया, अब तक तो कहीं आया नहीं था। तो देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो सेकेंडरी oocyte है उसके आसपास दो लेयर होते हैं, एक लेयर होता है जोना पेलुसिडा का और एक लेयर होता है कोरोना रेडियाटा का। याद आया? तो वो जो कोरोना रेडियाटा है वो क्या था, वो मॉडिफिकेशन ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स ही थे। तो वो कोरोना रेडियाटा का जो सेल्स होते हैं ना, कोरोना रेडियाटा वाले जो सेल्स हैं, मान लो ये कोरोना रेडियाटा वाले सेल्स है, ये एक सेल, 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 ये दोनों सेल या ये जो सेल्स है ये आपस में ऐसे स्टिक या अटैच कैसे रहते हैं, ड्यू टू दिस हायालुरोनिक एसिड। इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है हायालुरोनिक एसिड। इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है हायालुरोनिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इट्स एक्ट एज अ सीमेंटिंग मटेरियल। ये हायालुरोनिक एसिड क्या करता है, इट एक्ट एज अ सीमेंटिंग मटेरियल। जैसे दोनों ईंट को अगर जोड़ना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं। सेम टू सेम ये दोनों सेल्स को जोड़ने के लिए क्या यूज किया जाता है, हायालुरोनिक एसिड को, राइट। तो क्या है, दिस इज कोरोना रेडियाटा सेल्स, दिस इज व्हाट, दिस इज कोरोना रेडियाटा सेल्स। ये 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 सारे कोरोना रेडियाटा सेल्स हैं।
और ये जुड़े किसके लिए है? दिस इज हाइलुरोनिक एसिड। किसकी वजह से? हाइलुरोनिक एसिड की वजह से। दिस इज हाइलुरोनिक एसिड act as cementing material क्या करता है? एक्ट एज अ सीमेंटिंग मटेरियल। देखो पहले क्या था, ये मान लो एक कोरोना रेडिएटा सेल है, ये मान लो एक कोरोना रेडिएटा सेल, और दोनों जुड़े किसकी वजह से? हाइलुरोनिक एसिड की वजह से ऐसे चिपके हुए हैं, बहुत अच्छे से ऐसे। मान लो ये सारे के सारे सेल्स ऐसे चिपके हुए हैं। और क्या किया, ये हाइलुरोनिडेज कहाँ था? एक्रोसोम के अंदर। इसने क्या किया, इसके ने क्या किया, ये हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ दिया। तो ये जो अच्छे से फार्मली जुड़े हुए थे, ये क्या हो जाएंगे? ये ऐसे लूज हो जाएंगे। ये क्या हो गए? ऐसे लूज हो गए। तो स्पर्म को काम करने का जगह मिल जाएगा। वो काम क्या होगा तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। पहले इसको समझो। पहले क्या थे? हाइलुरोनिक एसिड की वजह से ऐसे जुड़े हुए थे, सीमेंटिंग मटेरियल। जैसे ही हाइलुरोनिक एसिड को इस हाइलुरोनिडेज ने तोड़ दिया, क्या हो जाएंगे? कोरोना रेडिएटा सेल्स लूज हो जाएंगे और ऐसे हो जाएंगे लूज, राइट? क्या हो जाएंगे? लूज हो जाएंगे। तो इसने क्या किया, पहले हाइलुरोनिडेज की वजह से क्या हुआ, जो कोरोना रेडिएटा सेल्स थे वो लूज हो गए, राइट? वो लूज हो गए। अब कौन आएगा? अब आएगा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कौन आएगा? कोरोना, एक और एंजाइम, दैट इज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये क्या करेगा? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ये डिसॉल्व करे ना इसको, डिसॉल्व कोरोना सेल्स, डिसॉल्व कोरोना सेल्स। क्या सारे के सारे कोरोना सेल्स डिसॉल्व हो जाएंगे? द आंसर इज नो, सारे के सारे डिसॉल्व नहीं होंगे। पहले क्या किया, देखो समझो, अच्छे से समझो। पहले क्या किया, हाइलुरोनिक एसिड की वजह से ऐसे चिपके हुए थे, पहले हमने हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ा और ये लूज हो गए। अब मान लो स्पर्म को यहां से एंट्री करनी है, तो क्या करेगा? स्पर्म सिर्फ और सिर्फ इस वाले कोरोना रेडिएटा सेल्स को और इस वाले कोरोना रेडिएटा सेल्स को डिसॉल्व करेगा और अंदर एंट्री करेगा। लेकिन ये वाले जो कोरोना रेडिएटा सेल्स है ये अभी भी रहेंगे। तो जो हम लोग जानते, अब तक हमें क्या पता था? अब तक हमें ये लगता था कि सारे के सारे कोरोना सेल्स जो थे है उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्या होता है कि जहां से उसको एंटर करना है, सिर्फ उस वाले कोरोना रेडिएटा सेल्स को, मतलब ये वाले को और ये वाले को डिसॉल्व करेगा, बाकी इंटैक्ट रहेंगे। जहां जहां से उसे एंटर करना है सिर्फ उस वाले को वो क्या करेगा? वो डिसॉल्व करेगा, बाकी जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो एक्टोसोम में अब तक हमने दो एंजाइम देख लिया, एक है हाइलुरोनिडेज जो हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ रहा है, और दूसरा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कोरोना रेडिएटा सेल्स को डिसॉल्व कर रहे हैं। एक और एंजाइम आता है एंड मोस्ट फेमस एंजाइम है, दैट इज जोनालाइसिन। क्या है? जोनालाइसिन। जोनालाइसिन या इसे ही कहा जाता है एक्रोसिन। क्या कहा जाता है? एक्रोसिन। जोनालाइसिन या एक्रोसिन। ये क्या करता है? ये डाइजेस्ट द जोना पेलुसिडा लेयर। क्या करता है? डाइजेस्ट जोना पेल्यूसिडा लेयर। अब इस चीज को अच्छे से समझो, राइट? हमने क्या बोला यहाँ पे कि जो कोरोना सेल्स होंगे, क्या सारे के सारे कोरोना सेल्स डिसॉल्व हो जाएंगे? द आंसर इज नो। सिर्फ जहां से उसे एंटर करना है सिर्फ वो वाला पार्ट डिसॉल्व होगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। क्या पूरा का पूरा जोना पेलुसिडा लेयर डिसॉल्व कर जाएगा? द आंसर इज नो। सिर्फ और सिर्फ उतना ही पार्ट डिसॉल्व होगा जिस जहां से उसको एंट्री मिल जाए। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम लोग ये डायग्राम ड्रॉ करके इस पार्ट को समझते हैं, बिकॉज ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ कलर्स की जरूरत हो सकती है मुझे, तो मैंने ले लिया। चलो, सबसे पहला क्या है? दिस इज सेकेंडरी oocyte, राइट? इसके अंदर है न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट द एग मेम्ब्रेन। दिस इज द एग मेम्ब्रेन या ओवम मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, एग मेम्ब्रेन लिखते हैं। दिस इज एग मेम्ब्रेन।
या एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी बोल सकते हो आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है एक और लेयर, दैट इज जोना पेलुसिडा वाला लेयर। इस वाले पार्ट को अच्छे से समझना, ठीक है। ये अंदर वाले पार्ट को हमने क्या बताया, इस अंदर वाले पार्ट को हमने बताया एग मेम्ब्रेन या सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये वाला लेयर कौन है, ये वाला लेयर है जोना पेलुसिडा लेयर, राइट, जोना पेलुसिडा लेयर। इनके बीच में देखो एक स्पेस आपको दिख रहा है, इस स्पेस को क्या कहा जाता है, इस स्पेस को बोला जाता है वाइटलाइन, पेरी वाइटलाइन स्पेस। क्या बोला जाता है, पेरी वाइटलाइन स्पेस। क्या बोला जाता है, पेरी वाइटलाइन स्पेस, इसे बोला जाता है। एग मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में जो स्पेस है उसे क्या कहा जाता है, पेरी वाइटलाइन स्पेस। इसी वजह से इस एग मेम्ब्रेन को वाइटलाइन मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, इसे हम लोग वाइटलाइन मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वाइटलाइन मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। एग मेम्ब्रेन को ही वाइटलाइन मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब ये जो जोना पेलुसिडा है ना, इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स ऐसे ऐसे इस शेप के ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। पूरे जोना पेलुसिडा के आउटर लेयर में होगा ऐसे वाले रिसेप्टर्स, ऐसे वाले रिसेप्टर्स होते हैं। और हमने क्या बोला था, स्पर्म के हेड के ऊपर भी क्या होगा, रिसेप्टर होगा। तो मान लो ये स्पर्म है, मान लो ये स्पर्म है ऐसा, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ है ऐसा। ये रिसेप्टर, ये स्पर्म के हेड में जो रिसेप्टर था, ये रिसेप्टर आके क्या होता है, ये रिसेप्टर आके इस रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है, राइट। और इस रिसेप्टर को क्या बोला जाता है, दिस रिसेप्टर इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कोन। इसे क्या कहा जाता है, देखो ये कॉनिकल दिख रहा है ऐसे, कॉनिकल शेप ऐसे, तो इसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन कोन। क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कोन, या कोन ऑफ रिसेप्टर भी कहा जाता है, कोन ऑफ रिसेप्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कोन या कोन ऑफ रिसेप्टर। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन कोन या कोन ऑफ रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, जोना पेलुसिडा लेयर में होगा। क्या होगा, जोना पेलुसिडा लेयर में। तो क्या हुआ, स्पर्म आया, स्पर्म का जो रिसेप्टर था वो किसके साथ बाइंड कर गया, वो ये फर्टिलाइजेशन कोन के साथ बाइंड कर गया। फर्टिलाइजेशन कोन कहां पे है, जोना पेलुसिडा लेयर के में है। ये फर्टिलाइजेशन कोन, ये रिसेप्टर, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है, इस डायग्राम को अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं, कहां ड्रॉ करूं, यहां ड्रॉ कर दूं, चलो यहां ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इसी वाले डायग्राम को एक और बार ड्रॉ कर रहा हूं मैं। तो ये क्या था, दिस इज एग मेम्ब्रेन, दिस इज, इसके अंदर था न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म था, और बाहर हमने क्या ड्रॉ किया था, बाहर हमने, छोटा वाला है नहीं है, छोड़ो कोई बात नहीं, ये हमने ड्रॉ कर दिया था क्या, ये हमने ड्रॉ कर दिया था जोना लेयर। ये हमने क्या ड्रॉ किया था, जोना लेयर, और जोना लेयर के ऊपर क्या था, रिसेप्टर था। सिर्फ इस वाले पार्ट को वो क्या करेगा, सिर्फ इस वाले पार्ट को स्पर्म जो है डिसॉल्व करेगा। क्या पूरा जोना लेयर डिसॉल्व हुआ, नो। कौन सा वाला पार्ट डिसॉल्व हुआ, सिर्फ ये वाला पार्ट, जहां से स्पर्म को एंटर करना था, सिर्फ वो वाला पार्ट। जैसे ही एंटर होगा स्पर्म ऑलमोस्ट रप्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट रप्चर हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोग आगे जाके बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। स्पर्म ऑलमोस्ट क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, जिसके बारे में, और यहाँ आ गया स्पर्म। ये मैंने स्पर्म का रप्चर दिखाया है बस।
तो क्या पूरा जोनल लेयर डिसॉल्व होगा? द आंसर इज नो, सिर्फ उतना पार्ट डिसॉल्व होगा जितना से उसे एंटर करना है। अब ये जो स्पर्म है ये कहाँ आ गया? ये आ गया दिस पेरीवाइटलाइन स्पेस में। कहाँ आ गया? पेरीवाइटलाइन स्पेस में। तो एक्रोसोम रिएक्शन में हमने क्या देखा? एक्रोसोम रिएक्शन में हमने सबसे पहले हाइलुरोनिडेज को देखा, जिसने क्या किया? हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ा। फिर हमने देखा कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम को, जिसने कोरोना सेल्स को डिसॉल्व किया। क्या पूरा का पूरा सेल्स को डिसॉल्व किया? नहीं, जितना चाहिए था उतना डिसॉल्व किया। फिर हमने देखा जोनालाइसिन या एक्रोसिन को, जिसने क्या किया? जोना पेलुसिडा के लेयर को डिग्रेड किया। कैसे डिग्रेड किया? जोना पेलुसिडा के लेयर के ऊपर एक रिसेप्टर था जिसका नाम था फर्टिलाइजेशन कोन या कोन ऑफ रिसेप्टर। इसने क्या किया? इसने बाइंड कर गया स्पर्म के हेड में जो रिसेप्टर था उसके साथ। जैसे ही ये वाला पार्ट बाइंड कर जाएगा, क्या हो जाएगा? इस वाले पार्ट, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट जो है डिसॉल्व कर जाएगा। जैसे ही ये वाला पार्ट डिसॉल्व कर जाएगा, देखो ये स्पर्म कहाँ आ गया? पेरीवाइटलाइन स्पेस में स्पर्म आ गया। This is all about acrosomal reaction. This is all about what? This is all about acrosomal reaction. अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जो हमारा मेन काम है उस पे आएंगे, दैट इज फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन कितना छोटा टॉपिक है, ऐसा सुनने में कितना छोटा टॉपिक लगता है ना, लेकिन एक्चुअल में कितना बड़ा टॉपिक है। और यहाँ से प्रीवियस ईयर्स से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा गया है, और आगे भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम लोग लिखेंगे फर्टिलाइजेशन, मेन टॉपिक दैट इज फर्टिलाइजेशन। अब होगा फर्टिलाइजेशन। क्या फर्टिलाइजेशन एक स्टेप में हो जाएगा? द आंसर इज नो। फर्टिलाइजेशन 3 स्टेप में होगा। सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला होगा फास्ट ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक, फास्ट ब्लॉक, ठीक है। अब मैं और क्या नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, और मैं जोना पेलुसिडा लेयर को ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बिकॉज अब हम लोग एक को लेके स्पर्म को लेके आ चुके हैं एग मेम्ब्रेन के पास। तो हम लोग जोना पेलुसिडा लेयर को हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एग मेम्ब्रेन को हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखो फास्ट ब्लॉक में क्या होता है? ये एग मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज व्हाट? दिस इज एग मेम्ब्रेन, दिस इज एग मेम्ब्रेन। एक्रोसोम का हेड या स्पर्म का हेड आके कहां से टकराया? किसके साथ टकराया? टकराया एग मेम्ब्रेन के लेयर के साथ। दिस इज दिस एक्रोसोम, अभी भी एक्रोसोम है, एंड इसके पीछे है न्यूक्लियस, एंड इसके पीछे जो टूटा हुआ हिस्सा है स्पर्म का वो है स्पर्म का टूटा हुआ हिस्सा। जैसे ही एक्रोसोम का हेड या स्पर्म हेड इस एग मेम्ब्रेन के साथ टच करता है, स्पर्म हेड टच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे ही इसको टच करता है क्या होता है? इस एग मेम्ब्रेन में बहुत सारे सोडियम आयन चैनल्स होते हैं। चैनल्स यानी ओपनिंग्स होती है, बहुत बहुत छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ओपनिंग है, बहुत छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं। और मतलब अगर मैं बोलूँ तो स्पर्म के साइज से भी छोटा ओपनिंग होता है, राइट। स्पर्म का जो साइज है उसके साइज से भी छोटा ओपनिंग होता है, राइट। तो क्या होता है कि ये जो एग मेम्ब्रेन था, ये एग मेम्ब्रेन है और यहाँ पे है न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होता है? इसमें ऐसे ओपनिंग हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं। इसको बोला जाता है सोडियम आयन चैनल्स, राइट। इसके थ्रू क्या होता है? सोडियम आयन चैनल्स, सोडियम आयन चैनल्स, इसको अच्छे से समझो, ठीक है। सोडियम आयन चैनल्स ओपन हो जाता है। इसके थ्रू क्या होता है? बाहर से सोडियम आयन एंटर कर जाता है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म
ऑफ एग में क्या होता है, बाहर से सोडियम आयन एंटर कर जाता है। क्या लिखेंगे, एंट्री ऑफ सोडियम आयन, एंट्री ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है। जैसे ही सोडियम आयन एंटर करता है क्या होता है, सोडियम आयन के साथ साथ और कौन एंट्री करता है, सोडियम आयन तो एंट्री करता ही है, उसके साथ साथ स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो भी आ जाता है, और जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो भी आ जाता है। जैसे जब हमने स्पर्म के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि एक के पास कोई अपना सेंट्रियोल नहीं होता है, तो ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है स्पर्म के अंदर, वही जाके एग के अंदर एंटर करता है। तो जैसे ही ये हेड, स्पर्म वाले हेड जैसे ही इसको टच किया क्या हो जाएगा, जितने भी सोडियम आयन चैनल्स है वो ओपन हो जाएंगे, और बाहर से सोडियम क्या होगा, अंदर की तरफ एंटर करेगा। ये न्यूक्लियस का क्या हुआ, या प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या होगा, ये भी अंदर एंटर करेगा, लेकिन इसकी बात हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अभी जो हमको समझना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले उसको समझ लीजिए। तो क्या हुआ, सोडियम आयन ने एंटर किया। जैसे ही सोडियम आयन एंटर करता है क्या होता है, एक मेम्ब्रेन का हो जाता है डीपोलराइजेशन। आप कहोगे सर ये डीपोलराइजेशन क्या चीज है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो देखो होता क्या है, जो स्पर्म होता है ना, जो स्पर्म होता है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, ठीक? और जो सेकेंडरी oocyte का एक मेम्ब्रेन होता है ना, वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। हमने क्या पढ़ा है बचपन से कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte या ये मेम्ब्रेन क्या करेगा, स्पर्म को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, राइट। लेकिन जैसे ही सोडियम आयन एंटर करता है क्या होता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या है, अभी भी जितने स्पर्म्स है वो क्या है, वो नेगेटिव ही है, लेकिन ये जो एग मेम्ब्रेन है जो पहले पॉजिटिव था, अब वो क्या हो जाएगा, अब वो भी नेगेटिव हो जाएगा। उसका जो मेम्ब्रेन था वो पहले क्या था, पॉजिटिव था, अब क्या हो जाएंगे, अब नेगेटिव हो जाएंगे एक झटके में। जैसे ही हेड टच किया मतलब तुरंत सोडियम आयन एंटर करेगा और डिपोलराइजेशन हो जाएगा, मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये सब चीजें होंगी। जैसे ही डिपोलराइजेशन होगा, और बचपन से हमने एक और चीज पढ़ा है कि सेम चार्ज क्या करेंगे, दोनों को रिपेल करेंगे। मतलब अब ये जो लेयर है ये क्या स्पर्म को अट्रैक्ट करेगा, नहीं, ये स्पर्म को रिपेल करेगा। तो क्या होगा, और कोई स्पर्म इस एग के अंदर नहीं आ पाएगा, और कोई स्पर्म क्या करेगा, और कोई स्पर्म एग के अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉलीस्पर्मी को रोक देगा। पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या है, मान लो कि एक ये वाला स्पर्म तो एंटर कर गया, अब मान लो एग मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हुआ ही नहीं, तो इसके साथ साथ ये न्यूक्लियस तो एंटर कर गया, इसके बाद एक और न्यूक्लियस आ जाएगा, इसके बाद एक और आ जाएगा, इसके बाद एक और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉलीस्पर्मी हो जाएगी, राइट। क्रोमोसोम नंबर में डिफरेंस आ जाएगा, एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, एक एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, और ये जो एग है ये डिजेनरेट कर जाएगा, राइट। तो अगर डिजेनरेट कर गया एग तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, हमें प्रेगनेंसी करनी है, हमें जाइगोट बनाना है। तो इसी वजह से क्या होगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा। एग मेम्ब्रेन जो पहले पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव हो जाएगा, तो और कोई स्पर्म इसके अंदर नहीं आ पाएगा, राइट। और कोई स्पर्म इसके अंदर नहीं आ पाएगा। आप बोलोगे सर ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फास्ट ब्लॉक मैकेनिज्म में कौन सा आयन हेल्प करता है, फास्ट ब्लॉक मैकेनिज्म में कौन सा आयन हेल्प करता है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा सोडियम आयन। फास्ट ब्लॉक मैकेनिज्म किसकी वजह से होता है, फास्ट ब्लॉक मैकेनिज्म डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन की वजह से होता है। यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाएंगे, तो ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो अब क्या हो गया, अब जो है ये एग था, एग मेम्ब्रेन का हो गया डीपोलराइजेशन, जो पहले पॉजिटिव था
अब वो क्या बन गया, अब वो बन गया नेगेटिव। ड्यू टू द एंट्री ऑफ सोडियम आयन, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ड्यू टू द एंट्री ऑफ सोडियम आयन, ड्यू टू द एंट्री ऑफ सोडियम आयन, depolarization of egg membrane, egg membrane, to prevent polyspermy, to prevent polyspermy, टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, मतलब और कोई स्पर्म ताकि इसके अंदर ना आ पाए। तो दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक मैकेनिज्म जो फर्टिलाइजेशन के सबसे पहला स्टेप है, दैट इज फर्स्ट ब्लॉक मैकेनिज्म। इसके साथ साथ क्या होता है, जस्ट अ मिनट, इसके साथ क्या होता है, फास्ट ब्लॉक मैकेनिज्म के बाद क्या होता है, फास्ट ब्लॉक मैकेनिज्म के बाद होता है एक स्लो ब्लॉक मैकेनिज्म। क्या होता है, स्लो ब्लॉक मैकेनिज्म। क्या होता है, स्लो ब्लॉक मैकेनिज्म। क्या अब तक फर्टिलाइजेशन हो चुका है? आप कहोगे हाँ सर फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है, स्पर्म तो एंटर कर चुका है। नहीं, अब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। हमने क्या पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या अभी तक फ्यूजन हुआ है न्यूक्लियस का? नहीं। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि फर्टिलाइजेशन का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो यही है, द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ ओवम। और जैसे आगे बढ़ेंगे और डिटेल में आपको पता चलेगा मैंने ऐसा डेफिनेशन क्यों लिखवाया आपको। क्लियर है? स्लो ब्लॉक में क्या होता है, देखो ये है एग, ये है एग का न्यूक्लियस, राइट। इसके अंदर कौन आ गया, स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी आ गया, प्रो न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, एंड उसके साथ साथ आ गया हमारा सेंट्रियोल। क्या आ गया, हमारा सेंट्रियोल। दिस इज एग न्यूक्लियस, egg nucleus, this is sperm pronucleus, and this is proximal centriole, this is proximal centriole। क्या सिर्फ और सिर्फ यही तीनों आए? क्या सिर्फ और सिर्फ यही दोनों एंटर करेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर? हमने क्या पढ़ा था जब हम लोग कैपेसिटेशन करवाया था हमने स्पर्म का, तो वहां हमने क्या किया था, स्पर्म के अंदर ढेर सारा कैल्शियम आयन को डाला था। तो वो कैल्शियम आयन भी तो आएगा इसके अंदर, राइट। तो क्या आएगा, उसके साथ साथ बहुत सारा कैल्शियम आयन आएंगे, बहुत सारा कैल्शियम आयन आएंगे। जितने भी कैल्शियम आयन प्रेजेंट थे स्पर्म के अंदर वो आ जाएंगे साइटोप्लाज्म में। अब देखो, अब ये जो एग है ना, इस एग के अंदर होते हैं कॉर्टिकल सेल्स, कुछ कॉर्टिकल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉर्टिकल सेल्स। ये एग है, राइट, ये एग का न्यूक्लियस है, एक साइड में कर देता हूं मैं ताकि मुझे इजी हो जाए, राइट। ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, राइट, और ये है हमारा सेंट्रियोल, और एग में होता है कुछ कॉर्टिकल सेल्स, ऐसे स्क्वायर शेप्ड, ऐसे कुछ कॉर्टिकल सेल्स होते हैं। ये कॉर्टिकल सेल्स के अंदर क्या होता है, ये इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं। क्या होते हैं, इनएक्टिव कॉर्टिकल सेल्स। क्या लिखेंगे, इनएक्टिव कॉर्टिकल सेल्स containing lysozyme। लाइसोजाइम क्या करता है, एक डिग्रेडिंग सेल है, राइट, एक डिग्रेडिंग एंजाइम है लाइसोजाइम। तो ये इनएक्टिव कंडीशन में है।
अब क्या होता है, अब कैल्शियम आ गया। अब ये कैल्शियम आयन क्या करता है, ये कैल्शियम आयन जाके इस कॉर्टिकल सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं, एक्टिवेट। दिस कैल्शियम आयन एक्टिवेट कॉर्टिकल सेल्स। अभी ये कॉर्टिकल सेल्स एक्टिवेट हो गए, मतलब इसके अंदर जो एंजाइम था लाइसोजाइम वो भी एक्टिवेट हो गया। तो अब ये लाइसोजाइम क्या करेगा, तोड़ेगा। तो सबसे पहले वो क्या तोड़ेगा, इस वाले एग मेम्ब्रेन को ये तोड़ेगा, राइट। तो मान लो ये एग है, ठीक है, ये कॉर्टिकल सेल्स हैं, सिर्फ इसको समझते हैं, ठीक है। ये कॉर्टिकल सेल्स है, ये कॉर्टिकल सेल्स क्या करेंगे, अपनी चारों तरफ एक लेयर बना लेंगे, ऐसे ऐसे लेयर बना लेंगे, और उनके अंदर लाइसोजाइम है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट टूट जाएगा, राइट, ये वाला पार्ट टूट जाएगा। और बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है जोना पेलुसिडा लेयर। कौन प्रेजेंट है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ प्रेजेंट है हमारा जोना पेलुसिडा लेयर। और जोना पेलुसिडा लेयर में क्या है, फर्टिलाइजेशन कोन है, फर्टिलाइजेशन कोन है, ऐसे वाले फर्टिलाइजेशन कोन है, फर्टिलाइजेशन कोन है ऐसे वाले। अब ये लाइसोजाइम क्या करेगा, इसके अंदर का जो लाइसोजाइम है, ये लाइसोजाइम क्या करेगा, इस लाइसोजाइम जाके सिर्फ और सिर्फ इन रिसेप्टर्स को तोड़ेंगे। ये जो रिसेप्टर्स है, इन रिसेप्टर्स को जाके क्या करेंगे, इस रिसेप्टर को जाके तोड़ देंगे। क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि सोना पेलुसिडा लेयर में ये जो रिसेप्टर्स थे, इनके साथ कौन अटैच हो रहा था, स्पर्म का हेड का जो रिसेप्टर है वो अटैच हो रहा था, वो अटैच हो रहा था। उसी वजह से ये जोना पेलुसिडा लेयर क्या हो रहा था, डिग्रेड हो रहा था। और उसी वजह से स्पर्म वाइटलाइन पेरीवाइटलाइन स्पेस में आ पा रहा था, या एग मेम्ब्रेन के पास आ पा रहा था। तो अगर इस रिसेप्टर को ही तोड़ दिया जाए तो क्या स्पर्म का हेड अटैच हो पाएगा जोना पेलुसिडा लेयर के साथ, नहीं हो पाएगा। क्या जोना पेलुसिडा लेयर को डिसॉल्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर इस इतना मतलब मेहनत करने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी तो जो एग मेम्ब्रेन है वो तो डीपोलराइज हो ही चुका है, राइट, जो एग मेम्ब्रेन है वो तो डीपोलराइज हो ही चुका है, तो वैसे भी कोई स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन स्पर्म को मतलब ओवम को या सेकेंडरी oocyte को चाहिए श्योरिटी, उसको चाहिए डबल प्रोटेक्शन कि नहीं भाई किसी भी हालत में एक स्पर्म एंटर कर चुका है, किसी भी हालत में किसी दूसरे स्पर्म का एंट्री में बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मुझे चाहिए डबल प्रोटेक्शन। तो एक प्रोटेक्शन तो उसने ले लिया डिपोलराइजेशन करके, उसे चाहिए दूसरा प्रोटेक्शन कि भाई इसके जो रिसेप्टर्स है उसे भी खत्म कर दो, ताकि कोई स्पर्म का हेड उसके साथ अटैच ही ना हो पाए, इसके साथ कोई स्पर्म का हेड अटैच ही ना हो पाए, रिसेप्टर खत्म कर दो। ये जाके क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस रिसेप्टर को खत्म करेंगे, राइट। ऐसा नहीं कि जोना पेलुसिडा लेयर को कोई डैमेज पहुंचाएंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो रिसेप्टर्स है उनको खत्म कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, क्या हुआ, इनएक्टिव कॉर्टिकल सेल्स एक्टिवेट कॉर्टिकल सेल्स, राइट। लिखेंगे एक्टिवेट कॉर्टिकल सेल्स एक्टिवेटेड cortical cells degenerate receptors of zona pellucida layer, receptors of zona layer to prevent what, to prevent same polyspermy, to prevent polyspermy, to prevent polyspermy। तो ये फास्ट ब्लॉक है बिकॉज ये बहुत जल्दी होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है। इसको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज कैल्शियम आयन जाएगा, इसको एक्टिवेट करेगा, उसके बाद उसके चारों तरफ लेयर बनेगा, फिर इस लेयर को डिसॉल्व करेगा,
फिर इस रिसेप्टर तक पहुंचेगा, फिर रिसेप्टर को डिसॉल्व करेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसी वजह से इसको स्लो ब्लॉक मैकेनिज्म बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे कि फास्ट ब्लॉक मैकेनिज्म किसकी वजह से होता है, तो एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन। फास्ट ब्लॉक मैकेनिज्म में क्या होता है, तो फास्ट ब्लॉक मैकेनिज्म में होता है डीपोलराइजेशन ऑफ द एग मेम्ब्रेन। स्लो ब्लॉक मैकेनिज्म किसकी वजह से होता है, ड्यू टू दिस कैल्शियम आयन। एंड स्लो ब्लॉक मैकेनिज्म कहाँ होता है, मतलब उसका रिएक्शन कहाँ होता है, ड्यू टू दिस कॉर्टिकल सेल्स, एंड उसका रिएक्शन होता है जोना लेयर में। एग मेम्ब्रेन वाले लेयर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना है सिर्फ इस जोना वाले लेयर में जो रिसेप्टर्स है उनके साथ, टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। क्लियर है यहां तक। और रिसेप्टर्स को क्या करेंगे, ये रिसेप्टर्स को ऐसे तोड़ देंगे। अगर रिसेप्टर्स ही टूट गए तो अब स्पर्म का हेड किसके साथ अटैच्ड होगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो खत्म बात। सो दिस इज ऑल अबाउट स्लो ब्लॉक एंड फास्ट ब्लॉक। अब आएंगे हमारा जो मेन चीज है उस पे, दैट इज एम्फीमिक्सिस यानी फर्टिलाइजेशन। क्यों फर्टिलाइजेशन को मैंने एम्फीमिक्सिस कहा, बिकॉज यहाँ पे पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, उनका भी फ्यूजन हो रहा है, इसी वजह से इसको एम्फीमिक्सिस भी कहा जाता है। स्टेप 3 क्या हो जाएगा, स्टेप 1 था क्या, फास्ट ब्लॉक। सबसे पहला जो चीज है उसको ये इंश्योर करना होता है कि एक स्पर्म की एंट्री हो चुकी है, एक न्यूक्लियस आ चुका है, दूसरा स्पर्म या न्यूक्लियस मुझे नहीं चाहिए। तो उसका सबसे पहला काम होता है कि डिपोलराइज करो और रिसेप्टर को तोड़ो। उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन बाद में देखा जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस का जो फ्यूजन है, एक न्यूक्लियस तो आ ही चुका है, न्यूक्लियस तो मेरे पास है ही, तो मैं जब चाहूं फ्यूजन कर सकता हूं। लेकिन दूसरा अगर न्यूक्लियस आ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। तो जैसे तैसे करके सबसे पहला जो काम है भाई, न्यूक्लियस कोई और स्पर्म ना एंटर कर पाए उसको इंश्योर करो पहले, उसके बाद फ्यूजन के बारे में सोचेंगे। राइट, तो स्टेप 3 क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो स्लो फास्ट ब्लॉक, देन स्लो ब्लॉक, एंड स्टेप 3 हो जाएगा एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस, व्हाट इज एम्फीमिक्सिस, तो लिखेंगे फ्यूजन ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम। व्हाट इज एम्फीमिक्सिस, तो लिखेंगे फ्यूजन ऑफ, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे फ्यूजन ऑफ पैटर्नल यानी स्पर्म के अंदर जो है पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। राइट, अब देखो ये क्या है, दिस इज एग, एग में क्या है, दिस इज एग न्यूक्लियस। राइट, दिस इज एग न्यूक्लियस। अब जो ये एग है या जो सेकेंडरी oocyte है, दिस इज एक्चुअली क्या है, दिस इज एक्चुअल में ओवम है, नहीं, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में सेकेंडरी oocyte है। तो ये सेकेंडरी oocyte कौन से कंडीशन में, या मोर प्रिसाइजली कहूँ, ये जो न्यूक्लियस है ये कौन से कंडीशन में है, ये सेकेंडरी oocyte कौन से कंडीशन में, ये सेकेंडरी oocyte कौन से कंडीशन में, ये सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड कंडीशन में, अरेस्टेड कंडीशन में। कौन से फेज में अरेस्ट है, तो मेटाफेज 2 में, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में ये अरेस्टेड कंडीशन में है। अब क्या होता है, अब हमने क्या बोला था कि मैंने क्या कहा था, कैल्शियम आयन का बहुत बड़ा रोल है फर्टिलाइजेशन में। कैल्शियम आयन तो पहले क्या किया, व्हिप्लैश मूवमेंट करवाया, फिर क्या किया, स्लो ब्लॉक मैकेनिज्म में भी हेल्प किया। अब ये क्या करेगा, ये कैल्शियम जाके इस न्यूक्लियस को एक्टिवेट करेगा, क्या करेगा, या सेकेंडरी oocyte को एक्टिवेट करेगा। क्योंकि देखो जब स्पर्म की एंट्री हुई थी, जब न्यूक्लियस आया था, जब सेंट्रियोल आया था, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, उसके साथ साथ कैल्शियम आयन भी आया था, तो उसमें कुछ कैल्शियम आयन ने क्या किया, एक्टिवेट किया कॉर्टिकल सेल्स को, और कुछ कैल्शियम आयन क्या करेंगे, इस सेकेंडरी oocyte को एक्टिवेट करेंगे। कैल्शियम आयन एक्टिवेट सेकेंडरी oocyte। जैसे ही कैल्शियम आयन सेकेंडरी oocyte को एक्टिवेट, ब्रेक डाउन ऑफ, ये लिखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक डाउन
breakdown of metaphase promoting factor. Metaphase promoting फैक्टर, जिसको हम लोग प्यार से MPF भी बोल सकते हैं, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। देखो अब तक ये जो सेकेंडरी oocyte था वो कौन से कंडीशन में था? मेटाफेज 2 में अरेस्टेड कंडीशन में था। क्यों था? बिकॉज कंटिन्यूअसली मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर बन रहे थे, एक फैक्टर जो मेटाफोज को प्रमोट कर रहा था। तो इसी वजह से ये मेटाफेज 2 में अरेस्टेड कंडीशन में था। लेकिन जैसे ही कैल्शियम आयन ने इसको एक्टिवेट किया सेकेंडरी oocyte को, क्या हो जाएगा? ये मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर जो है वो ब्रेक हो जाएगा and turns on anaphase promoting complex. टर्न्स ऑन द एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को तोड़ देगा तो मेटाफेज होना बंद हो जाएगा और एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को बनाना स्टार्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा? ये मेटाफेज 2 से पहुंच जाएगा एनाफेज में, और एनाफेज से टेलोफेज में, और टेलोफेज के बाद ये मियोसिस 2 को कंप्लीट कर देगा। राइट? तो यहां से क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि ये मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को तोड़ता कौन है या इस एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को बनाता कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम आयन। ये याद रखना है, ठीक है? कैल्शियम आयन। जैसे ही एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बना या मेटाफेज कॉम्प्लेक्स प्रोमोटिंग फैक्टर टूटा या एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बना, कैसे हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte कंप्लीट मियोसिस। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte, यहां लिखते हैं, ठीक है? क्या हो जाएगा इसके बाद? ठीक है, क्या हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte कंप्लीट meiosis 2, complete meiosis 2, सेकेंडरी oocyte complete meiosis 2। तो ये meiosis 2 कब कंप्लीट हुआ? विद इन ब्रैकेट लिखेंगे आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म। क्या स्पर्म की एंट्री साइटोप्लाज्म में हो चुका है? यस, एक के अंदर स्पर्म की एंट्री हो चुकी है। तो मेटाफेज मियोसिस 2 कंप्लीट कब हुआ? आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। स्पर्म तो एंट्री हुआ, न्यूक्लियस तो एंट्री हुआ, प्रॉक्सिमल सेंट्रल तो एंट्री हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन क्या फ्यूजन हुआ न्यूक्लियस का? नहीं हुआ। तो अगर फ्यूजन नहीं होगा न्यूक्लियस का तो क्या हम उसे बोलेंगे फर्टिलाइजेशन? नहीं बोलेंगे। तो इसी वजह से जब मैं आज के दिन डेफिनेशन लिखा रहा था आपको, तो मैंने वहां पे डेफिनेशन लिखते टाइम इस डेफिनेशन को लिखा था। मोर प्रिसाइजली अगर कहूं तो द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहां पे देखो, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, बिकॉज स्पर्म कहां है अभी, या स्पर्म का न्यूक्लियस कहां है अभी? एग के साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन क्या फर्टिलाइजेशन हुआ है? नहीं। लेकिन पुराने डेफिनेशन वाइज अगर हम जाते, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, तो उस हिसाब से अगर जाते तो इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है। लेकिन क्या लिटरली फर्टिलाइजेशन हुआ है? नहीं। फर्टिलाइजेशन का लिटरल मतलब है कि न्यूक्लियस का फ्यूजन होना, क्रोमोसोम का फ्यूजन होना। ये क्या लिखा हमने? फ्यूजन ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम। क्या पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम कहां है? न्यूक्लियस के अंदर। क्या न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है? नहीं हुआ है अब तक। तो इसी वजह से आज के डेफिनेशन में मैंने लिखा। तो कैल्शियम आयन ने क्या किया? मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को तोड़ दिया, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को बनाया। उससे क्या हुआ? सेकेंडरी oocyte ने अपना मियोसिस 2 कंप्लीट किया, और क्या होगा? सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 कंप्लीट करके क्या बनाएगा? ओवम बनाएगा। तो क्या हो जाएगा? फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियस प्लस ओवम।
या न्यूक्लियस ऑफ ओवम क्या बनाएगा, एक ओवम बनाएगा, एक सेकेंडरी oocyte बनाएगा, सॉरी सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाएगा बाद में और ये ओवम रह जाएगा। तो प्रोन्यूक्लियस जो है ये ओवम वाले न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा और क्या बना देगा, और बना देगा जाइगोट। क्या बना देगा, जाइगोट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिन कैरियन, सिन कैरियन, राइट। तो यहां हमारा होता है फर्टिलाइजेशन खत्म, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, मतलब न्यूक्लियस का भी तो फ्यूजन नहीं हुआ, अभी तो ओवम बना। अब इस वाले स्टेप में क्या किया, जो प्रो न्यूक्लियस यानी जो स्पर्म का न्यूक्लियस था वो ओवम वाले न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, जाइगोट या सिनकैरियन बनाएगा और यहाँ पे होता है हमारा फर्टिलाइजेशन खत्म। यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हमारा खत्म। देखते कितना टाइम हो गया, ओके ग्रेट। एक और छोटा सा टॉपिक बचा है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी, बिकॉज हम लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ट के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे बस, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं मेल की अगर हम बात करें तो मेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। वो कैसे अरेंज रहते हैं, 44 प्लस एक एक्स क्रोमोसोम, एक वाई क्रोमोसोम, वेरी गुड। अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स ऑब्वियसली। वो कैसे अरेंज रहते हैं, 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, राइट। तो जब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अगर बात करें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की, ये क्या है, दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो 2n होता है, उसमें क्या होगा 44 प्लस XY, ये ऑलरेडी मैंने बताया था, तो बस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो कैसे होंगे, जो हैप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पे क्या जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे 22 प्लस एक्स, मान लो ये 22 प्लस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 22 प्लस वाई, बिकॉज ये डिप्लॉयड है, ये सेल डिप्लॉयड है और ये हैप्लॉयड है, राइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। तो हैप्लॉयड है यानी इसमें भी 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23 क्रोमोसोम, मैंने मान लिया है इसमें 22 प्लस एक्स है और इसमें 22 प्लस वाई है। ये क्या करेगा, ये फर्दर मियोसिस करेगा, मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा और अपने जैसा 2 और हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनाएगा या स्पर्म बनाएगा। स्पर्मेटिड से अल्टीमेटली क्या बनेगा, स्पर्म ही तो बनेगा, तो हम लोग पकड़ लेते हैं स्पर्म बनेगा। तो ये क्या बनाएगा, ये भी 22 प्लस एक्स होगा और ये भी हो जाएगा 22 प्लस एक्स। ये क्या होगा, ये हो जाएगा 22 प्लस वाई और ये भी हो जाएगा 22 प्लस वाई, यही होगा। एट द सेम टाइम अगर हम एक फीमेल की बात करें तो प्राइमरी oocyte में क्या हो गए 44 प्लस XX। अगर प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा, राइट, तो उसमें क्या हो जाएंगे, वो हैप्लॉइड होता है सेकेंडरी oocyte, अगर हैप्लॉइड होगा तो उसमें क्या होगा 22 प्लस एक्स ही होगा, बिकॉज उसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा, उसमें भी 22 प्लस एक्स होगा। वो मैं लिखा नहीं रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी वो चीज हमने गैमेटोजेनेसिस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ पे चीजों को समझो। तो ये सेकेंड पोलर बॉडी है, अगर सेकेंड पोलर बॉडी से क्या बनेगा, एक ही ओवम बनेगा, तो वो भी क्या होगा, वो भी हैप्लॉइड ही होंगे। वो कैसा होगा 22 प्लस एक्स ही होगा, राइट। अब देखो स्पर्म कितने बने, 4, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा है। ओवम कितना बनेगा, 1, हमने oogenesis में पढ़ा है। अगर ये वाला स्पर्म जाके फर्टिलाइज करता है इस वाले ओवम को, तो इसका कंडीशन क्या होगा 44 प्लस XX, यानी ये क्या बन गया, ये हमने क्या बनाया, दिस इज बन गया फीमेल,
या गर्ल, गर्ल बनेगा। मान लो इस वाले स्पर्म ने जाके फर्टिलाइज किया इस वाले ओवम को, तो अब क्या होगा 44 प्लस XX, ये भी क्या बनेगा, ये भी बनेगा गर्ल, राइट। मान लो इस वाले स्पर्म ने जाके ओवम को फर्टिलाइज करेगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, कोई भी स्पर्म जाके कर सकता है। तो इस वाले ने किया तो क्या होगा 44 प्लस स्पर्म से क्या आएगा, ओवम से क्या आएगा X, स्पर्म से क्या आएगा Y, तो अब ये बन जाएगा बॉय। यानी फीमेल ओवम से हमेशा X ही आएगा, लेकिन ये स्पर्म के ऊपर डिसाइड है ये बॉय बनेगा या गर्ल बनेगा। अगर स्पर्म से X क्रोमोसोम आया तो गर्ल बन जाएगी, अगर Y क्रोमोसोम आ गया तो बने जाएगा बॉय। इसने भी अगर जाके इस वाले स्पर्म ने जाके अगर इस वाले ओवम को फर्टिलाइज किया तो क्या होगा 44 प्लस ओवम से तो X ही आएगा, स्पर्म से आ गया Y, तो क्या बन गया, ये बन गया बॉय, राइट। सो इट्स अ 50-50 प्रोबेबिलिटी, डिपेंड्स ऑन a boy or a girl, it's a 50-50 probability, depends on the chromosome of sperm। ये स्पर्म के क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है कि ये बॉय बनेगा या गर्ल बनेगी। इसके साथ ओवम का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देखो ओवम हमेशा क्या भेज रही है अपने से, एक्स 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 एक्स। स्पर्म ने यहाँ पे एक्स भेजा, यहाँ पे भी एक्स भेजा, लेकिन वहां वाई भेज दिया, यहाँ वाई भेज दिया, तो हो गया बॉय। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइड में बॉय और अ गर्ल, बॉय और अ गर्ल is a 50-50 probability depends on the chromosome, depends on the chromosome of sperm। स्पर्म के क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करेगा कि बॉय बनेगा या गर्ल। इट्स अ 50-50 प्रोबेबिलिटी। क्लियर। और एक चीज लिखेंगे, the sex of the embryo, the sex of the baby is determined by father and not by mother। मतलब बेबी का सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगी, ये बॉय होगा या गर्ल होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इज डिटरमाइंड बाय ओन एंड ओनली फादर एंड नॉट बाय मदर। सिर्फ और सिर्फ किसका रोल है, फादर का, बिकॉज फादर से क्या आता है, स्पर्म। इसी वजह से हमने लिखा बॉय और अ गर्ल इज अ 50-50 प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द क्रोमोसोम ऑफ स्पर्म। ओवम के साथ कोई लेना देना नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स एंड दिस इज ऑल अबाउट द आज का लेक्चर एंड आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक यहाँ पे होता है खत्म, ठीक है। आज हमने बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस किया, फास्ट ब्लॉक, स्लो ब्लॉक, कैपेसिटेशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इम्पॉर्टेंट है बहुत सारी चीजें, राइट। और मैंने बहुत कुछ नहीं लिखा है आपको, ऐसा मतलब बहुत कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब कुछ अलग नहीं है। मैंने बोला कि मैंने ऐसे लिखाया नहीं आपको बहुत सारी चीजें कि आपको रट्टा मारना पड़े या इसको बार बार रिवाइज करना पड़े। मैंने डायग्राम के थ्रू आपको हर एक चीज को समझाया, जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन से लेयर में होता है, कौन से लेयर का रिसेप्टर काम करता है, कौन सा आयन की वजह से क्या होता है, यही पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, राइट। और ज्यादा डिटेल मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछा जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, सिर्फ डायग्राम के थ्रू आपको हर चीज मैंने समझा दिया। और यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी वजह से
मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट देने की कोशिश की है, ठीक है। चलो, आई होप आपको मेरा ये एक्स्ट्रा एफर्ट अच्छा लग जाए। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।